उत्तर प्रदेश जिसे दिल्ली की सत्ता का रास्ता माना जाता है, अब वहां प्रधानमंत्री फेस के लिए चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ अखिलेश औपचारिक तौर पर पीएम फेस के लिए नीतीश कुमार को समर्थन दे चुके हैं, तो दूसरी तरफ पीएम फेस की रेस में अब मायावती भी शामिल हो गई हैं। और मायावती को इस रेस में ओपी राजभर ने शामिल कर दिया है। ओपी राजभर ने कहा कि मायावती के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट हो, तो बीजेपी ने कहा नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन है। राजभर ने कहा बीएसपी, एसपी, जेडीयू और कांग्रेस साथ आए और मायावती को पीएम चेहरा बनाए, जिस पर बीजेपी ने कहा विपक्ष एकजुट हो जाए फिर भी हार होगी। ओपी राजभर ने कहा कि पीएम की कुर्सी के लिए झगड़ा ठीक नहीं है, पूरा विपक्ष साथ तो यूपी में 65 से 70 सीटों पर कब्जा हो सकता है। तो वहीं बीजेपी का दावा है कि सभी 80 में 80 सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा होगा। और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर विपक्ष से कितने नेता अब पीएम फेस के लिए सामने आ गए हैं। तो आपको बता दें कि इस रेस में सबसे ऊपर बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, तो तीसरे नंबर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। वहीं कांग्रेस से राहुल गांधी खुद को पीएम फेस ही बता रहे हैं, पूरी कांग्रेस उन्हें पीएम बता रही है। तो वहीं इस रेस में अब नाम मायावती का जुड़ गया है। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट कि आखिर कितने प्रधानमंत्री चेहरे इस वक्त मैदान में। उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां से दिल्ली की सत्ता का रास्ता गुजरता है, जहां से पीएम की कुर्सी तय होती है, उसी उत्तर प्रदेश में अब मायावती पर मायावी रण शुरू हो गया है। और इस रण को और भीषण करने के लिए हम बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे। अगर उस स्थिति में यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, अगर आप लोग चाहते हो तो पहले यूपी रोकने के लिए तो जाओ मायावती जी के पास समर्थन मांगो। अगर मायावती जी समर्थन नहीं देती हैं तो आप लोग उन्हीं को पीएम मान लो, मान करके उन्हीं को आप सब लोग इकट्ठा हो जाओ, लड़ाई झगड़ा आप प्रधानमंत्री कुर्सी का न करो। तो हम भी तो आज भी पक्षधर हैं कि मायावती जी की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पे वोट है और एक बड़ा मोर्चा तैयार होगा। ये चारों पांचों नेता चुन लें, इकट्ठा हो जाएं। वो राजभर मायावती को पीएम मोदी के सामने लाकर खड़ा करना चाहते हैं, जो कभी बीजेपी में समाज पार्टी मायावती जी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी, जदयू नीतीश जी, कांग्रेस सोनिया जी, इतने लोग इकट्ठे हो जाएं, एक मंच पे हो जाएं, तो फिर आप बताइए कि ये निकाय चुनाव कहाँ रह जाएगा। इससे तो बड़ा गठबंधन वो तैयार हो जाएगा यूपी में, तो कोई असर नहीं रहेगा। आप किधर रहेंगे आप? ये चारों नेता जिस दिन एक मंच पे हो जाएं, हमको फोन करें तो 1 घंटा पहले ही हम पहुंच जाएंगे। ओपी राजभर के तो एक तरफ मायावती को पीएम फेस बनाने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ तेलंगाना के हैदराबाद में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। मायावती ने कहा कि चुनावों में ये फैशन हो गया है कि सत्ता में आने पर बेरोजगारी को भत्ता देंगे। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी बेरोजगारी भत्ता में विश्वास नहीं करती, बल्कि युवाओं को रोजगार देने में विश्वास करती है। मायावती ने यह भी कहा कि जब मैं यूपी की सीएम थी उस वक्त ये काम करके दिखाया भी था। नौजवानों को बड़े पैमाने पर नौकरी मिली थी, तमाम जो उनके टाइम पर कार्यकाल में काम किए गए उनके द्वारा वो सब गिनाया गया। निकाय के दूसरे चरण में सीएम योगी भी धुआंधार प्रचार करें, लेकिन उससे पहले मायावती और कैसे ओपी राजभर को लेकर सियासत बिल्कुल देखते हैं ये रिपोर्ट कि मायावती को किस तरह से पीएम फेस बनाने की तैयारी यूपी में चल रही है, लेकिन वो खुद तेलंगाना और हैदराबाद में नजर आ रही है। एक फैशन सा बन गया है नौजवानों की वोट को लेने का। जब भी इलेक्शन होता है, या पार्लियामेंट का हो या असेंबली का हो, खासकर कांग्रेस पार्टी का हमेशा हर चुनाव में ये कहती है कि जब हमारी सरकार बन जाती है, कांग्रेस बोलती है जब कांग्रेस पावर में आ जाएगी तो जो नौजवान गरीब बेरोजगार लोग हैं तो उनको रोटी रोजी के साधन तो उपलब्ध नहीं करा पाएगी, लेकिन उनको बेरोजगारी भत्ता 2-3 हजार रुपए जरूर दे देगी। मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। हमारी पार्टी इसमें भरोसा नहीं रखती है, इस सोच में, इस नीति में भरोसा नहीं रखती है, और हमने केवल कहानी करके दिखाया।
चलिए बात यूपी में निकाय के दूसरे चरण की कर लेते हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार धुआंधार प्रचार अभियान कर रहे हैं। अखिलेश यादव पर हमलावर हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी अपनी रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। जहां जहां पर सीएम योगी प्रचार कर चुके हैं और अब आज सीएम योगी की 3 रैलियों पर उन्होंने समाजवादी पार्टी में निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि माफिया और दंगों पर अब ताला लग गया है। पहले युवाओं के हाथ में तमंचे होते थे, अब हाथों में टैबलेट आ गए। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को सिर्फ तमंचा ही पता है। सीएम योगी ने कहा कि पहले गुंडों माफिया का बोलबाला था, तो अखिलेश यादव ने कहा समाजवादी पार्टी कानून पर भरोसा करती है। तो वहीं पर सीएम योगी ने कहा कि एसपी समाज को विभाजित करने वाली पार्टी है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे एक बार फिर से सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए। सत्ता के सेमीफाइनल में अब मुकाबला मुस्लिम बहुल इलाके की ओर रुख कर चुका है। बरेली और अलीगढ़ जैसे नगर निगम जहां MY समीकरण से अखिलेश शहर की सरकार में दम भर रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में कहीं नजर नहीं आ रहे। उन क्षेत्रों में सीएम योगी एक दिन में 3-3 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और परिवारवाद, जातिवाद के साथ ही माफिया राज पर भी हमलावर हैं। इन परिवारवादी, जातिवादी दोनों को तालीम और तहजीब से भी कोई मतलब नहीं था। ये तो बांटो और राज करो की नीति पर चलते थे। तुष्टीकरण के आधार पर समाज को विभाजित करते थे। और भाइयों बहनों, अलीगढ़ के ताले का सही इस्तेमाल किसी ने किया है? ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में दंगों पर ताला लग गया है। अलीगढ़ का ताला आज उत्तर प्रदेश के दंगों में लग करके उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। आज क्या नहीं है अलीगढ़ में? मैं जब भी आता था, अलीगढ़ के लोग कहते थे कि अलीगढ़ के लिए एक ही बात कहते थे कि अलीगढ़ में भी अपना एक राज्य विश्वविद्यालय होना चाहिए। योगी, 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 योगी। सीएम योगी का चुनावी रथ बरेली और अलीगढ़ में नजर आया, जहां उन्होंने विकास के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, बेहतर शिक्षा के नाम पर वोट मांगे और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। लेकिन उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी रही, जिसे सीएम योगी ने समाज को विभाजित करने वाली पार्टी करार दिया। तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, जनता के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। समाजवादी पार्टी के पास जनता के बीच में जाने के लिए कोई काम ही नहीं है। उन्होंने कुछ किया तो है नहीं, सिवाय गुंडे लफंगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करके कुछ किया नहीं है। इसलिए जनता के बीच में जाने के लिए उनके पास कोई विषय ही नहीं है, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। और जानते हैं कि जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है 14 में, 17 में, 19 में, 22 में। अखिलेश यादव पहले चरण के चुनाव प्रचार में महज 3 से 4 रैलियां ही कर पाए, तो अब दूसरे चरण में भी उनकी गिनी चुनी जनसभाएं होनी है। यानी मेरठ और अलीगढ़ में अखिलेश की जनसभा है। मुस्लिमों को साधने की कोशिश करेंगे अखिलेश। जाटलैंड में किसानों को साधने की तैयारी है। रैली में बीजेपी पर हमलावर हो सकते हैं अखिलेश, क्योंकि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में एक्टिव तो नहीं, लेकिन काफी सेलेक्टिव हैं और उन सीटों पर ही वो चुनाव प्रचार कर रहे जहां का समीकरण साधा जा सके। ऐसे में अखिलेश का ये प्लान कितना कारगर साबित होगा, ये नतीजे ही बताएंगे। लेकिन जहां सीएम योगी प्रचार कर चुके हैं, उस जमीन पर धमक दिखाने की कोशिश अखिलेश के लिए फायदेमंद होगी या फिर नुकसान, बस इसका इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कहने को तो जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आलम यह हो गया है कि जंतर मंतर पर हो रहा प्रदर्शन अब सियासत का दंगल बन चुका है, जहां पर विरोध का एंगल अब सरकार के खिलाफ सिमटता हुआ नजर आ रहा है। आज जंतर मंतर पर किसान नेताओं ने खाप पंचायत का आयोजन किया। 3 घंटे से ज्यादा चले इस खाप पंचायत से सरकार को चुनौती दी गई है कि अगर अगले 15 दिनों में बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और महिला पहलवानों का बयान भी दर्ज कर लिया है। लेकिन अब मांग एक सीढ़ी और आगे बढ़कर गिरफ्तारी तक पहुंच चुकी है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट।
जंतर मंतर पर पहलवान इंसाफ की डगर पर हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस मांग में मिश्रण सियासी हो गया। जो किसान नेता कभी दिल्ली को बंधक बना चुके हैं, देश का नुकसान कर चुके हैं, उन किसान नेताओं की भी पहलवानों के दंगल में एंट्री हो गई है। और अब ये इंसाफ की लड़ाई पहलवानों तक नहीं बल्कि राजनीतिक रंग ले चुकी है। यहाँ भी कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, नॉन पॉलिटिकल ये संगठन है। यहाँ पे उस पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग हमारे समर्थन में हैं। ये बेटियों का मामला है, इसमें पॉलिटिक्स न करें। यहाँ पे उनके पार्टी के लोग भी हमारे समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में हम साथ में हैं, हम पार्टी में उसमें हैं, वोट भी हम वहीं देंगे, लेकिन इस आंदोलन में हम आपके साथ में हैं। क्या जरूरत है वो हमको बताओ। पहलवान पिछले 15 दिन से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच बार बार ब्रजभूषण सिंह खुद को बेकसूर बता रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और कहा कि अगर उन पर लगा एक भी आरोप साबित हो गया तो बड़ा कदम उठा सकते हैं। आनंद है, गाली दीजिए, लेकिन एक बात हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बाद जब भी जांच पूरी होगी, मैं आपके खाप पंचायत में आऊंगा और आप जूते से मार मार करके, अगर मैं गुनाहगार हूं तो जूते से मार मार करके मेरे जीवन के लीला को समाप्त कर देना। पहलवानों की लड़ाई में खाप पंचायत की एंट्री तब हुई जब पहलवानों ने धरना प्रदर्शन के दौरान खुद पर बदसलूकी का आरोप लगाया। फिर क्या था, सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करने वाले कुछ किसान नेता एक्टिव हो गए और दिल्ली को घेरने के इरादे से ट्रैक्टर मार्च करने का प्लान तैयार कर लिया। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली में ट्रैक्टर को एंट्री नहीं मिली तो किसान नेता निजी गाड़ियों से दिल्ली में एंटर हुए और फिर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ हल्ला बोल दिया। ये भी फैसला हुआ है कि जो पहलवानों ने संघर्ष शुरू किया है, ये इसी तरह संघर्ष पहलवान चलाएंगे और हम सब लोग इनको सपोर्ट करेंगे। चाहे खाप पंचायत है या किसान संगठन है, जितने भी लोग हैं, हम इनको सहयोग देंगे और सरकार को ये मजबूर कर देंगे कि उस दुष्ट मंत्री का इस्तीफा लेकर उसको थाने में, जेल में बंद किया जाए। खैर, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह खुद को बेकसूर बता रहे हैं तो दूसरी तरफ पहलवान उनकी गिरफ्तारी की जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन इंसाफ की डगर पर राजनीति 2024 के लिहाज से साजिश के संकेत दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर उत्तर प्रदेश में पीएफआई से जुड़े सेंसिटिव इनपुट्स मिलने के बाद स्लीपर सेल के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। दरअसल पुलिस को टेरर फंडिंग की खबर मिली थी कि ग्राउंड पर संगठन एक्टिव हो रहा है, पीएफआई एजेंट फिर सक्रिय हो रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने शहर शहर छापेमारी शुरू की। और इस दौरान लखनऊ से एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया तो वाराणसी से 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। वहीं मुरादाबाद से 1 एजेंट को गिरफ्त में लिया गया है तो आजमगढ़ से 3 और मेरठ में 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। वहीं गाजियाबाद में भी पीएफआई के 6 एजेंट पकड़े गए हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 8 महीनों बाद पीएफआई फिर सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है। यूपी के दर्जनों जिलों के कई दर्जन ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। वजह एक ही है, देश प्रदेश की सुरक्षा और शांति व्यवस्था को खतरा। यूपी एंटी टेरर स्क्वाड ने एक साथ कई शहरों में रविवार सुबह छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया। राजधानी लखनऊ समेत मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़ में एटीएस ने एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाकर बड़ी कार्रवाई की। पीएफआई पर बैन लगने के बाद भी कई लोग इसकी मदद कर रहे थे। यूपी एटीएस पिछले 2 महीनों से लगातार जांच पड़ताल कर रही थी और पीएफआई को मदद कर रहे लोगों की जांच में जुटी थी। आज एटीएस ने प्रदेश स्तरीय कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में कार्रवाई करते हुए 50 से ज्यादा संदिग्धों को अपनी हिरासत में लिया है। एटीएस अब इनसे आगे की पूछताछ करेगी।
दरअसल यूपी एटीएस को पीएफआई पर बैन लगने के बाद फॉरेन फंडिंग के इनपुट मिले थे। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश का इनपुट मिला था। इसके बाद हुई छापेमारी में लखनऊ से 1, वाराणसी से 4, मुरादाबाद से 1, आजमगढ़ से 3 और मेरठ से 5 पीएफआई एजेंटों को हिरासत में लिया गया है। एटीएस को इनपुट था कि फंडिंग इकट्ठा कर ग्राउंड पर संगठन को सक्रिय करने की तैयारी चल रही है। इसी इनपुट को लेकर यूपी एटीएस ने प्रदेश भर में यह सर्च ऑपरेशन चलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी जा रही है। खराब मौसम, बर्फबारी और दरकते पहाड़ की तस्वीरें आ रही हैं। इन सबके बीच श्रद्धालु चारधाम के रास्ते पर चल रहे हैं। अब तक 5.25 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा पर दर्शन किया है, पूजन किया है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट की क्या क्या चुनौतियां उनके राहों में। चारधाम यात्रा को लेकर इस बार खासा उत्साह देखा जा रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हालांकि बारिश, बर्फबारी और भूस्खलन यात्रा में बाधा बन रही है। इसके बावजूद भी यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक 4.75 लाख श्रद्धालु चारधाम दर्शन कर चुके हैं। सबसे अधिक 1.58 लाख श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ, 1.18 लाख श्रद्धालु पहुंचे बद्रीनाथ। गंगोत्री में अब तक 1.04 लाख श्रद्धालु पहुंचे। यमुनोत्री में 92,000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। धाम यात्रा अब फिर से पूरी रफ्तार से प्रारंभ हो गई है और पिछले दिनों केदारनाथ जी में काफी बर्फबारी थी और लगातार 1 माह से बर्फबारी होने के कारण से कई बार यात्रा बीच बीच में रुकी भी है। मार्ग में बड़े ग्लेशियर भी आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा चली है। लेकिन अभी फुल स्विंग से यात्रा चल रही है और यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं पूरे देश भर के। लगातार सबके दर्शन हो रहे हैं और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से यात्रा में अधिकाधिक संख्या में पूरे देश भर से, विदेशों से श्रद्धालु आ रहे हैं, वो पिछले साल का भी रिकॉर्ड इस बार यात्रा में टूटेगा। उत्तरकाशी में मौसम बदलने के साथ गंगोत्री धाम में बारिश और हल्की बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिससे कड़ाके की ठंड धाम में महसूस की जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि मौसम इस वक्त साफ है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक मौसम का मिजाज फिर बिगड़ सकता है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने पर चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ेगी। हालांकि मौसम की दुश्वारियां लगातार बनी हुई हैं। वेदर डिपार्टमेंट ने 9 मई तक लगातार मौसम के खराब रहने की फोरकास्ट जारी किया है और इसी के मद्देनजर केदारनाथ के लिए भी 8 मई तक फिलहाल रजिस्ट्रेशन बंद किए गए हैं। सरकार की ओर से भी प्रयास हैं कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कतें न हो, इसीलिए लगातार अपील भी की जा रही है कि जब भी आप चारधाम यात्रा पर निकले, मौसम को देख कर निकले। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर अब थम चुका है। आखिरी दिन बीजेपी ने कर्नाटक में पूरी ताकत झोंक दी। पीएम मोदी ने प्रचार के आखिरी दिन बेंगलुरु में 8 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला, जिसके बाद पीएम मोदी ने देर शाम मैसूर के प्रसिद्ध श्रीकंठेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। पहले पीएम मोदी ने मैसूर के नंजनगुड़ में अपनी आखिरी रैली में श्रीकंठेश्वर मंदिर का जिक्र भी किया था। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।